नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वक्षेत्रांतक और उग्रसेन किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंबिसार को, महापद्मनंद को या धनानंद को? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हु इज सेड टू बी द सर्वक्षेत्रांतक एंड उग्रसेन? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, महापद्मनंद। और सर्वक्षेत्रांतक का मतलब क्या होता है कि क्षत्रियों को उखाड़ फेंकने वाला, है ना, अपरूटर ऑफ क्षत्रियास। और उग्रसेन का मतलब है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, ह्यूज आर्मी है जिसके पास। और ऐसा इसको पाली टेक्स्ट में कहा गया है और सर्वक्षेत्रांतक पुराणों में कहा गया है। ठीक है, ये दो फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। आंसर सी। महाविभास शास्त्र का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया? महाविभास शास्त्र कंपाइल्ड ड्यूरिंग विच बौद्धिस्ट काउंसिल? पहली बुद्धिस्ट संगीति या दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी या चौथी बौद्ध संगीति? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, महाविभास शास्त्र जो कि त्रिपिटक का संस्कृत में कमेंट है, ये भी याद रखना है, संस्कृत में है। ठीक है, तो वो हुआ था कब? फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पर। तो आंसर हो जाएगा डी। कलिंग के दो शिलालेखों में निम्नलिखित में से क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज रिटन इन टू कलिंग रॉक एडिक्ट्स? कलिंग युद्ध के बाद प्रशासन की नई व्यवस्था के बारे में लिखा है, या धर्म के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में लिखा है, वेरियस प्रिंसिपल ऑफ धर्म? अशोक के व्यक्तिगत इतिहास के बारे में, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका, या उसके धर्म का सारांश लिखा हुआ है, समरी ऑफ हिज धम्मा? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, व्यक्तिगत इतिहास और जो ये समरी है, ये तो माइनर एडिक्ट्स में लिखे गए हैं ना, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं जो, उनमें दिया गया है। और जो धर्म के विभिन्न सिद्धांत हैं जो, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स में दिए गए हैं, है ना। और कलिंग वॉर में क्या लिखा है? कलिंग के जो शिलालेख हैं उनमें दिया गया है कलिंग युद्ध के बाद प्रशासन की नई व्यवस्था, न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द कलिंग वॉर। आंसर ए। पोहार निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय राजधानी है? तो देखिए, पोहार या फिर कावेरी पत्तनम। ठीक है, ये किसकी है? ये आपके चेर की है, चोल की है, पांड की है या सातवाहनों की? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये है आपके चोल की कोस्टल कैपिटल्स। आंसर हो जाएगा बी। हसन उन निजामी को किसने संरक्षण दिया? हु पैट्रोनाइज्ड हसन उन निजामी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या रजिया सुल्तान ने? या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इनकी बुक कौन सी है? हसन उन निजामी, जिसके लिए फेमस है, जाने जाते हैं, उस बुक का नाम है तजुल मस्सिर, तज उल मस्सिर। और इनको संरक्षण प्राप्त हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो आंसर हो गया ए। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने अधिकतम समय तक शासन किया? विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर मैक्सिमम टाइम पीरियड? खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, गुलाम वंश या लोधी वंश? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, खिलजी वंश जो था वो आपका 30 साल शासन किया उन्होंने। तुगलक वंश ने 94 ईयर्स शासन किया, गुलाम ने 80 ईयर्स तक, और लोधी वंश ने किया आपका 75 ईयर्स तक। गुलाम ने 84 तक, 84 ईयर्स। ठीक है, और तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, तुगलक वंश, जिन्होंने 94 ईयर्स तक रूल किया। अभंग हैं, क्या है अभंग? तुकाराम की भक्ति कविताएं, एकनाथ की भक्ति कविताएं,
ज्ञानेश्वर की भक्ति कविताएं या रामदास की भक्ति कविताएं, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए जो अभंग है वो है तुकाराम की भक्ति कविताएं, है ना। ये सभी महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स है, महाराष्ट्र के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो एकनाथ है, उनकी जो उन्होंने एक कमेंट्री लिखी है किस पर, रामायण पर, उसकी कमेंट्री का नाम क्या है, भावार्थ रामायण, है ना, भावार्थ रामायण। और आपके जो ज्ञानेश्वर हैं, उनकी जो मेन फेमस जो बुक है उस पर उन्होंने कमेंट्री लिखी है भगवत गीता पर, जिसका नाम है भावार्थ दीपिका, ठीक है। और रामदास ने जो कंपाइलेशन किया है वो है दाशबोधा, दाशबोधा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आयोजित किया गया? पुलिस कमीशन की नियुक्ति, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल का विभाजन, या कलकत्ता निगम अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो है 1899 से 1905, और पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई थी 1902 में एंड्रू फ्रेजर के अंडर में, और विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था वो आया था 1904 में, थॉमस रेले कमीशन, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और कलकत्ता निगम अधिनियम है जो कॉरपोरेशन एक्ट है जो वो 1899 का है। तो ये चारों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा ई। चटगांव शस्त्रागार डकैती का संबंध किससे है? सूर्यसेन से, ऊधम सिंह से, अनंत करकरे से, भगत सिंह से, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए चिटगांव शस्त्रागार डकैती से सूर्यसेन संबंधित है, और कब की बात है ये, 1930, ठीक है। और जो आपके ऊधम सिंह है ये जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की थी इन्होंने 1940 में, ठीक है। अनंत करकरे किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जैक्सन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे एक, जैक्सन की को गोली मारी थी इन्होंने, मर्डर ऑफ जैक्सन। और भगत सिंह को हम जानते ही हैं कि वो आपके सैंडर्स को गोली मारी थी इन्होंने। आंसर हो गया ए, सूर्यसेन। मौलिक अधिकारों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था हरिपुरा सत्र 1938 में, फैजपुर अधिवेशन 1936 में, गया सेशन 1922 में, या कराची सेशन 1934 में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कराची सेशन 1934 में, जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। और हरिपुरा सेशन क्यों फेमस है? हरिपुरा सेशन में पूर्ण स्वराज को प्रिंसली स्टेट्स के लिए कवर करने के लिए कहा गया था, ठीक है। फैजपुर सेशन क्यों फेमस है? फैजपुर सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी, ठीक है। और जो आपका गया सेशन है उसमें क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1922 वाले में। तो आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनर प्लैनेट्स? देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये इनर प्लैनेट है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके पास पतली चट्टानी पपड़ी है, दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट, वे सूर्य के समीप हैं, दे आर नियरर टू द सन, और वे गैसों से बने हुए हैं, दे आर मेड ऑफ गैसेस। तो देखिए ये सही है, इनर प्लैनेट्स होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और उनके पास पतली चट्टानी पपड़ी है, ये भी सही है, ये भी सही है, सूर्य के समीप है। लेकिन ये गैसेस के जो बने हैं ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इनर प्लैनेट्स की बात हो रही है और ये आउटर प्लैनेट्स के बारे में सही है। और इनर प्लैनेट्स के बारे में तो उनके पास मेंटल है जो कि रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। आंसर डी। पृथ्वी की रचना को व्यवस्थित करें। लोहा, सिलिकॉन, निकल, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो देखिए आयरन जो होता है वो होता है 35%,
आपका ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 30%, सिलिकॉन होता है 15%, और मैग्नीशियम है जो वो होता है 13%, और निकल है जो वो होता है 2.4%। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 14253। आंसर डी। अफ्रीका में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लो इन अफ्रीका? नील नदी, कॉन्गो नदी, नाइजर या जम्बेजी? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए ये चारों ही नदी अफ्रीका की हैं और इनकी लोकेशन आपको देखना आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एक बार इनकी लोकेशन जरूर मैप में लोकेट करें। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, आंसर ई। महासागरों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करें। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्ट कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक ओशन? देखिए ये सारे ही लाइन से अरेंज्ड हैं। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर का करंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन ओशियन करंट? मोजाम्बिक करंट, सोमाली करंट, अग्लुहास करंट या लैब्राडोर करंट? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये वार्म है, सोमाली भी वार्म है और अग्लुहास भी वार्म है, ठीक है। और ये तीनों ही इंडियन ओशियन के हैं। ये जो है लैब्राडोर करंट ये कोल्ड करंट है और पैसिफिक ओशियन का है। तो आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? चिनुक तुहिननाशी यानी स्नो ईटर, बिल्कुल सही। जो सिरोको है वो रुधिर वर्षा यानी ब्लड रेन, ये भी सही। हरमट्टन है जो वो डॉक्टर ऑफ गिनी कोस्ट, गिनी कोस्ट के डॉक्टर बोला जाता है इनको, ये लोकल विंड्स हैं कुछ, ये भी सही। और लू है जो भारत में चलती है, ये हीट वेव के नाम से जानी जाती है, ग्रीष्म लहर के बारे नाम से जानी जाती है, ये भी सही। सारे ही पेयर सही हैं, तो आंसर हो गया ई। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सही ढंग से मेल नहीं खाता? विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज आर नॉट करेक्टली मैच? चिम्बोराजो इक्वाडोर, सही है। माउंट विसुवियस नेपल्स की खाड़ी, कहाँ पर? इटली में, ये भी सही है। और जो माउंट पोपा है ये कहाँ पर है? म्यांमार में, ना कि केन्या में, तो ये गलत हो गया। और कटमई अलास्का, ये भी सही है। तो गलत वाला पूछा गया है, तो आंसर हो गया सी, माउंट पोपा। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण भूमि है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा है ये पूछा जा रहा है। देखिए गोखुर है जो वो डिपोजिशनल है, विसर्प डिपोजिशनल है, डेल्टा डिपोजिशनल है, झीलें डिपोजिशनल है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेल्टा, क्योंकि जो डेल्टा है वो अवसाद जब इकट्ठे होते हैं तब उससे बनता है। और ये गोखुर झील बनती है, मिएंडर्स जो बनते हैं और जो लेक्स बनते हैं, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म है। क्या है? इरोजनल, डिपोजिशनल नहीं है, ठीक है। तो आंसर तो हो गया सी। अवरोही क्रम में भारत की पर्वत चोटियों की व्यवस्था करें। अरेंज द माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए गॉडविन ऑस्टिन, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8611, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा, इसकी हाइट है आपकी 8586 मीटर। और नंगा पर्वत की हाइट है 8126। और गशेर ब्रह्म है जो, उसकी हाइट है 8080 मीटर, ठीक है। तो ये सब क्रम से ही लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है। देखिए नर्मदा है, ये अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती है जो, ये बैतूल से निकलती है। और आपकी सोन नदी है, ये भी अमरकंटक से निकलती है। और जो गोदावरी है ये
त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबक हिल्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए और सी, यानी कि आंसर ई। छब्बीस जनवरी 1950 को निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू किया गया था? नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद या मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, ये नागरिकता हो गया, चुनाव हो गया और अस्थायी संसद है जो प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा है जो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ इनमें से। तो आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है। तो देखिए, आर्टिकल जो 76 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 120 है जो वो है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज का यूज होता है, वो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। उसके बाद आर्टिकल 123 है जो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी एकदम सही है। जो गलत है वो ये है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 124 है जो वो सैलरीज ऑफ जज से नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। इसके अलावा आपका जो 125 है, आर्टिकल 125, ये है आपका सैलरीज ऑफ जज। तो आंसर हो जाएगा डी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान लिया गया है कहां से? प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम, कहां से लिया गया है? जर्मनी से, फ्रांस से, यूएसए से, ब्रिटेन से, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, ये प्रोविजन लिया गया है आपका वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। आंसर ए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी सही है? ये करेक्ट वाला बताना है इनमें से। देखिए, जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची, इसमें राज्यों और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों का नाम। दूसरी अनुसूची, मंत्रियों के शपथ और पुष्टि, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर्स। तीसरी अनुसूची राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित है, सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद चौथी अनुसूची है जो वो अनुसूची क्षेत्र और अनुसूची जनजाति का प्रशासन है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित है। तो देखिए, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, जो ये फोर्थ अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति का प्रशासन, ये फोर्थ ना होकर के फिफ्थ शेड्यूल होना चाहिए। और ये जो आपका वेतन है ये दूसरी में है ना कि तीसरी में, और शपथ है जो मंत्रियों की वो तीसरी में है ना कि दूसरी में। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक सिद्धांत है जो बेसिक स्ट्रक्चर वो 24 अप्रैल 1973 के बाद लागू किए गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा? In which of the following case Supreme Court said that basic principle would apply to constitutional amendment enacted after 24th April 1973? क्या है ये 24 अप्रैल 1973 को? ये आपका केशवानंद भारती का जो फैसला हुआ था वो इस डेट को हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में ये बात कही गई, वमन राव के केस में कही गई 1981 में, या भीमजी सिंह जी केस 1981 में ये बात कही गई, या एसआर बोमाई का जो मामला था 1994 का, उसमें ये बात कही गई, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद लागू किए गए संवैधानिक संशोधनों पर बेसिक सिद्धांत लागू होगा, ठीक है। आंसर बी।
प्राइमस इंटर पेरिस का तात्पर्य है क्या है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, नाम का कार्यकारी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यकारी रियल एग्जीक्यूटिव, जिम्मेदार सरकार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ये जो प्राइमस इंटर पेरिस है ये प्रधानमंत्री पीएम के लिए कहा है कि किसने कहा है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने पीएम को डिफाइन किया है प्राइमस इंटर पेरिस शब्द से, जिसका मतलब होता है बराबरों में प्रथम, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल। ठीक है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है डी ज्यूरे, डी ज्यूरे। ठीक है, और रियल एग्जीक्यूटिव के लिए जो होता है वो है डी फैक्टो। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको कहते हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। तो आंसर हो जाएगा ए। संसदीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट पूछ रहे हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। देखिए स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट काफ़ी अनस्टेबल होती है क्योंकि कभी भी सरकारें बदल जाती हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें स्टेबल सरकार होती है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट बाई एक्सपर्ट, ये भी नहीं होगा, विशेषज्ञों की सरकार नहीं है हमारे लिए, तो कोई ऐसा मंत्री की क्वालिफिकेशन तो होती नहीं है ना, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, तो ये भी नहीं होगा। नैरो रिप्रेजेंटेशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन एकात्मक सरकार की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट? देखिए सिंगल गवर्नमेंट, एकल सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, द्विसदनीय विधानमंडल, या लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरल लेजिस्लेशन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तीनों हैं जो ये हमारे फेडरल फीचर हैं, है ना, संघीय फीचर्स हैं। और जो सिंगल गवर्नमेंट है ये हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है, तो आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए विधान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 253, 248, 252 या 263? तो देखिए 263 है जो, वो आपका क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल वाला, और ये डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है ना, रिवर वाटर वाला। उसके अलावा 248 है, ये रेजिड्यूरी पावर है, और जो 253 है ये है हमारा आर्टिकल जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लेजिस्लेशन को इफेक्ट्स में लाने के लिए दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? देखिए वह सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, वह प्राइवेट कानूनी प्रथा से वंचित नहीं है, और उनको जो एमपी के बराबर का विशेषाधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, ही गॉट द प्रिविलेजेस इक्वल टू द एमपी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए ये सभी स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल के बारे में सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ई। एक प्रकाश वर्ष के बराबर है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, 20 मीटर या -20 मीटर। तो देखिए कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए, कुछ इक्वेशंस याद होने चाहिए ना, तो उनमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाइट ईयर्स के बराबर क्या होता है? तो आंसर है ए, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। इंद्रधनुष का निर्माण होता है डिस्पर्शन से, फैलाव से, अपवर्तन से, परावर्तन से, या कुल आंतरिक परावर्तन से? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिस्पर्शन और अपवर्तन दोनों। तो आंसर हो जाएगा, जब दो सही हैं तो ई आंसर। मानव आंख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन आई? देखिए
इसमें जो है वो कॉन्वेक्स लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है, बिल्कुल सही है। शलाका मतलब रॉड्स की बात हो रही है, प्रकाश की तीव्रता को तय करती है, इंटेंसिटी को तय करती है लाइट की, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें एक कॉन्स होते हैं ना, रॉड्स एंड कॉन्स। तो रॉड्स हो गया इंटेंसिटी वाला और कॉन्स हो गया आपका कलर को जो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। शंकु क्या करते हैं, प्रकाश के रंग भेद करते हैं। और वहीं जो लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, है ना, दृष्टि के लिए, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सारे ही सही है, सही पूछा है तो आंसर हो गया ई। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, देखिए, मायोपिया अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस, प्रेसबायोपिया बाइफोकल लेंस और एस्टिग्मेटिज्म बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस। ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये सारे ही सही हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो आंसर हो जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट जब करते हैं तो क्या करना होता है, तो एक शंट रेजिस्टेंस का मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस, ये आपका या तो पैरेलल में लगा देंगे, या इसको आप सीरीज में लगा दें, या ट्रांसफार्मर का उपयोग कर लें, या रेक्टिफायर का यूज करें, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल यानी एसिड का प्रयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, या CH3COOH का, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है HNO3 नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बेल धातु किससे बनी है, बेल मेटल इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर, टिन, कॉपर, जिंक, कॉपर, निकल, या कॉपर, आयरन, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कॉपर टिन। और कितना परसेंट कॉपर होता है इसमें, बेल मेटल में, वो होता है 80%, और टिन है जो वो होता है बचे हुए 20%। आंसर ए। सिल्वनाइटिस एक प्रकार का ओर है, किसका है आयस्क, चांदी का, सोना का, प्लेटिनम का, या तांबे का, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सोने का अयस्क है। मानव में तांबे की अधिकता से बीमारी का कारण बनता है, कौन सी बीमारी का, एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज डिसीज, कौन सी डिसीज, देखिए, सिरोसिस, सिलिकोसिस, विल्सन, माइक्रोसेफेली, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, एक्सेस ऑफ कॉपर से होती है आपकी विल्सन डिसीज। आंसर सी। नाक और घ्राण अंग ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स का अध्ययन क्या कहते हैं उसको, सोनोग्राफी कहते हैं, फिलोजेनी कहते हैं, रेडियोलॉजी कहते हैं, या राइनोलॉजी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स की स्टडी को कहते हैं राइनोलॉजी। आंसर डी। बिहार के किस जिले को पूर्वी क्षेत्र में जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन के लिए सम्मानित किया गया है, भोजपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेर, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, जो भोजपुर जिला है उसकी 3rd रैंक आई है ईस्टर्न जोन में, जिसके लिए इसको वाटर कंजर्वेशन के लिए सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अभय चौधरी को, शशि भूषण राय को, कामरान रिजवी को, RS दुबे को, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, आंसर है इसका अभय चौधरी, ए आंसर। 120वां विमानन ईंधन स्टेशन शुरू किया गया है दरभंगा में, भागलपुर में, रोहतास में, पटना में, एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है दरभंगा में 120वां विमानन
ईंधन स्टेशन, एविएशन फ्यूल स्टेशन स्टार्ट किया गया है? आंसर ए। हाल ही में एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। रिसेंटली एन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट इज एस्टेब्लिश्ड इन दरभंगा में, भागलपुर में, बांका में या पटना में? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, बांका। बांका में बरहट। कृषि विभाग द्वारा उन श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए जो कोरोना महामारी के कारण लौटे हैं, किसके तहत? बाघ उत्थान परियोजना के तहत, राहत परियोजना के तहत, घर की खेती के तहत या कोरोना से जंग के तहत? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है बाघ उत्थान परियोजना के तहत। आंसर ए। बिहार में अब तक कितने एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप पाए गए हैं? 50 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन या 3 मिलियन? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो रिसेंट डेटा के हिसाब से आंसर है बी, 1 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप बिहार में पाए गए हैं। बिहार में पर्णेश्वरी देवी की मूर्ति की खुदाई किस स्थान से की गई है? बेगूसराय से, लखीसराय से, पटना से, रोहतास से या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है लखीसराय, और लखीसराय में कहा? लाली हिल्स। आंसर बी। मिशन 4.0 के तहत बीज में आत्मनिर्भरता के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का चयन किया गया है? चावल या जूट, गेहूं या चावल, चावल या फिर धान और मक्का? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, धान और मक्के का चयन किया गया है। आंसर डी। ट्राई किए दूर संचार घनत्व में बिहार की रैंक है पहली, दूसरी, आखिरी या तीसरी? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ट्राई की जो डेंसिटी की, जो टेलीकॉम डेंसिटी की रैंक है, उसके हिसाब से बिहार की रैंक लास्ट है। आंसर सी। बिहार में गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 10 ppm है, 12 ppm है, 5 ppm है, 7 ppm है या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 7 ppm। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।